हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम प्रिंस एंड आज हमारी अफोरिज्म सीरीज का डे 2 एंड आज हम डिस्कस करेंगे अफोरिज्म 6 to 8, वो भी कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले डिस्कस करते हैं अफोरिज्म नंबर 6 को। ठीक है, तो अफोरिज्म नंबर 6 की जो स्टेटमेंट है वो रही ये। ठीक है, आप इसको रीड आउट कर सकते हैं, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो इसके अंदर, इस अफोरिज्म के अंदर, 6th अफोरिज्म के अंदर आपको 4 बातें याद रखनी है। तो इसमें पहला हमारा 3P में हमारा पहला P क्या है? अनप्रिजुडाइज्ड ऑब्जर्वर। दूसरा P क्या है? पोर्ट्रेट ऑफ डिसीज। एंड तीसरा क्या है हमारा? प्राइमा कॉजा मॉर्बी, जिसके बारे में किसमें बता रखा है? तो इसी अफोरिज्म के फुटनोट में। तो 6th अफोरिज्म के फुटनोट में डिस्कस कर रखा है प्राइमा कॉजा मॉर्बी के बारे में। इसके अलावा जो चौथी बात आपको याद रखनी है, जो हम इस अफोरिज्म के अंदर डिस्कस करेंगे, वो क्या है? वी विल ऑल्सो लर्न अबाउट द मॉर्बिड फिनोमिना स्लैश एक्सीडेंट स्लैश सिम्टम्स। इसके बाद इस अफोरिज्म में क्या लिखा क्या है ना, इसको जान लेते हैं। आखिर ये अफोरिज्म कहता क्या है? सो इन दिस अफोरिज्म क्या है? अनप्रिजुडाइज्ड ऑब्जर्वर। सो अनप्रिजुडाइज्ड ऑब्जर्वर कौन है? हमारा फिजिशियन है। ठीक है, ही ऑब्जर्व द चेंजेस इन द हेल्थ। किसकी हेल्थ? तो बॉडी एंड माइंड। ठीक है, तो अनप्रिजुडाइज्ड ऑब्जर्वर कौन है? तो फिजिशियन है। एंड ही ऑब्जर्व द चेंजेस इन द हेल्थ ऑफ द बॉडी एंड माइंड। एंड दीज चेंजेस, एंड यही जो चेंजेस हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं? मॉर्बिड फिनोमिना स्लैश एक्सीडेंट स्लैश चेंजेस। एंड थ्रू आवर सेंसेस वी परसीव दीज चेंजेस एंड आर कॉल्ड एक्सटर्नली परसेप्टिबल साइन एंड सिम्टम्स। एंड थ्रू हमारे सेंसेस हम जो ये चेंजेस ऑब्जर्व करेंगे, है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं? एक्सटर्नली परसेप्टिबल साइन एंड सिम्टम। और यहाँ पर जो ऑब्जर्वर है ना, अनप्रिजुडाइज्ड ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर का मतलब ये नहीं है कि सिंपली किसी को देखना, है ना, ये नहीं होता। ऑब्जर्वर का मतलब यहाँ ये है कि समझना, है ना, देखकर समझना। तो ऑब्जर्वर हियर मीन्स टू कॉम्प्रीहेंड समथिंग, है ना, कॉम्प्रीहेंड मीन्स समझना, टू अंडरस्टैंड समथिंग आफ्टर लुकिंग एट इट, है ना। तो ये बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा ऑल द परसेप्टिबल साइन एंड सिम्टम, ऑल द परसेप्टिबल साइन एंड सिम्टम कंस्टिट्यूट द डिसीज एंड दीज साइन एंड सिम्टम्स बिकम्स द ट्रू एंड ओनली कंसीवेबल पोर्ट्रेट ऑफ डिसीज। एंड यही जो साइन एंड सिम्टम जो हम ऑब्जर्व करेंगे, यही हमें क्या बताएगा? पोर्ट्रेट ऑफ डिसीज के बारे में बताएगा। एंड यही ऑल द परसेप्टिबल साइन एंड सिम्टम्स जो फिजिशियन ऑब्जर्व करेगा थ्रू हिज सेंसेस, है ना, यही क्या कंस्टिट्यूट करेगी? डिसीज कंस्टिट्यूट करेगी, है ना। एंड ये जो साइन एंड सिम्टम है, ये हमें कैसे पता चलेंगे? तो 3 जगह से पता चलेंगे। पहला, बाय द पेशेंट हिमसेल्फ, है ना, जो वो फील करेगा, पहला तो ये हो गया। दूसरा, जो उसके अटेंडेंट्स हैं, जो उसके अराउंड रहते हैं, दोज अराउंड हिम। एंड तीसरा, बाय द फिजिशियन। तो यही है हमारा अफोरिज्म नंबर 6। इसके अंदर आपको इतनी ही बात याद रखनी है। बाकी अब हम डिस्कस करते हैं अफोरिज्म नंबर 6 के फुटनोट को। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि अफोरिज्म नंबर 6 के फुटनोट में किसके बारे में डिस्कस कर रखा है? प्राइमा कॉजा मॉर्बी के बारे में। अब ये प्राइमा कॉजा मॉर्बी क्या होता है, ये डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करते हैं 6th अफोरिज्म के फुटनोट को। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि 6th अफोरिज्म के फुटनोट में किसके बारे में बताया गया है? तो प्राइमा कॉजा मॉर्बी के बारे में बताया गया है। अब ये प्राइमा कॉजा मॉर्बी होता क्या है? तो प्राइमा कॉजा मॉर्बी एक लैटिन फ्रेज है जिसका मतलब होता है प्राइमरी कॉज ऑफ डिसीज। तो बेसिकली इस फुटनोट के अंदर हैनीमन सर बताते हैं कि फिजिशियन जो उनके टाइम के थे ना, will not pay much attention to the perceptible sign and symptoms. Instead, they will look what is happening in the interior of the organism. That is the cause, primary cause of disease. ठीक है, तो physician of old school focused on the primary cause of disease and they did not pay attention to the external perceptible sign and symptoms. ठीक है, तो इस फुटनोट के अंदर हैनीमैन सर ने इसी के बारे में बताया है। किसके बारे में बताया है? तो 6th अफोरिज्म के फुटनोट में बताया है प्राइमरी कॉज ऑफ डिसीज के बारे में, कि उनके टाइम के जो फिजिशियन थे वो क्या कर रहे थे? वो मोर, उनका जो मेन फोकस था वो किसके ऊपर था? तो प्राइमरी कॉज ऑफ डिसीज के ऊपर था। बल्कि उनको किसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए था? तो
तो एक्सटर्नली परसेप्टिबल साइन एंड सिम्टम पर फोकस करना चाहिए था, पर उनका फोकस उस पर नहीं था। उनका फोकस किस पर था? तो उनका फोकस था प्राइमरी कॉज ऑफ डिसीज पर। उनका फोकस किस पर था? तो उनका फोकस था प्राइमरी कॉज ऑफ डिसीज पर। ठीक है, अब इसी अफोरिज्म का ना एक सब फुटनोट भी था। ठीक है, तो अब उसको देख लेते हैं। तो इस अफोरिज्म का एक सब फुटनोट था, उसमें किसके बारे में बोला गया है वो देखते हैं। सो देयर वॉज अ सब फुटनोट एंड इट टेल्स द रिमूवल ऑफ द परसेप्टिबल साइन एंड सिम्टम। अगर हम जो परसेप्टिबल साइन एंड सिम्टम हैं उनको अगर हम रिमूव कर दें तो वो किसके इक्वल है? रिमूवल ऑफ डिसीज के, एंड इट्स कॉज है ना, इन रिटर्न इक्वल टू द रिमूवल ऑफ प्राइमरी कॉजा मॉर्बी। सो इस अफोरिज्म का 6 जो अफोरिज्म है इसका एक सब फुट नोट भी था, जिसमें किसके बारे में क्या बोला गया? जिसमें बताया गया कि अगर हम जो परसेप्टिबल साइन एंड सिम्टम हैं इसको अगर हम रिमूव कर दें, है ना, तो वो किसके इक्वल है? तो वो इक्वल है रिमूवल ऑफ डिसीज एंड इट्स कॉजेज, मींस इक्वल टू द रिमूवल ऑफ प्राइमरी कॉजा मॉर्बी, दैट इज प्राइमरी कॉज ऑफ डिसीज, है ना। बट ये जो सब फुटनोट था ना 6th अफोरिज्म का, ये सिर्फ और सिर्फ 5th एडिशन, ये इंपॉर्टेंट है कि ये जो सब फुटनोट था 6th अफोरिज्म का, ये 5th एडिशन ऑफ ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन में तो था, बट इसको 6th एडिशन ऑफ ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन से कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया था। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है कि जो सब फुटनोट है 6th अफोरिज्म का, ये किस में प्रेजेंट था? 5th एडिशन ऑफ ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन में तो था, बट 6th एडिशन में इसको कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया। और ये सब फुटनोट कहता क्या है कि तो वो क्या कहता है? सो इट टेल्स द रिमूवल ऑफ द परसेप्टिबल साइन एंड सिम्टम्स इज इक्वल टू द रिमूवल ऑफ द डिसीज एंड इट्स कॉजेज, एंड इन टर्न्स इक्वल टू द रिमूवल ऑफ प्राइमरी कॉजा मॉर्बी। ठीक है, प्राइमा कॉजा मॉर्बी जो कि हमारा क्या है? प्राइमरी कॉज ऑफ डिसीज। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं अफोरिज्म नंबर 7 के बारे में। अब ये जो अफोरिज्म नंबर 7 है इसकी स्टेटमेंट ये रही, आप इसको रीड आउट कर सकते हैं। मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ इसके बारे में। ठीक है, तो अफोरिज्म नंबर 7 में बेसिकली 4 चीज़ों के बारे में बताया गया है। पहला है टोटलिटी ऑफ सिम्टम, दूसरा है कॉजा ऑकेजनैलिस, तीसरा है एंटीपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट, चौथा है इंडिस्पोजिशन। जिसमें जो टोटलिटी ऑफ सिम्टम है एंड जो कॉजा ऑकेजनैलिस है ये तो अफोरिज्म नंबर 7 में डिस्कस कर लिया, इसके बारे में हैनीमैन सर ने। और जो फुटनोट है ना, फुटनोट 1 ऑफ अफोरिज्म 7, इसमें डिस्कस किया गया है इंडिस्पोजिशन के बारे में। और जो एंटीपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट है इसको डिस्कस किया गया है फुटनोट 2 ऑफ अफोरिज्म नंबर 7। ये चीज़ें आपको याद रखना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि MCQ यहाँ से बन सकता है। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको ये इधर लिख दिया है ताकि आपको जो कभी भी MCQ करो तो ये सारे इस तरीके के क्वेश्चन आपके गलत ना हो। तो मैंने क्या बताया कि बेसिकली जो अफोरिज्म नंबर 7 है इसमें 4 बातों के बारे में 4 चीज़ें आपको जाननी है। क्या क्या? टोटलिटी ऑफ सिम्टम के बारे में बताया गया है, कॉजा ऑकेजनैलिस के बारे में बताया गया है, तीसरा एंटीपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट के बारे में बताया गया है, एंड चौथा किसके बारे में बताया गया है? तो इंडिस्पोजिशन के बारे में बताया गया है। जिसमें से जो कॉजा ऑकेजनैलिस है एंड जो टोटलिटी ऑफ सिम्टम है इसको अफोरिज्म नंबर 7 में डिस्कस किया गया है, एंड जो इंडिस्पोजिशन है उसको डिस्कस किया गया है फुटनोट 1 ऑफ अफोरिज्म नंबर 7, एंड जो एंटीपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट है ना, इसको डिस्कस किया गया है फुटनोट 2 ऑफ अफोरिज्म नंबर 7। ठीक है, इसके अलावा इन दिस अफोरिज्म कॉजा ऑकेजनैलिस present either exciting cause or maintaining cause. It contains the definition of the totality of symptom. Disease tells us which remedy it indicates. Totality of symptoms determines the choice of remedy. In order to cure the patient or transform a diseased person into the healthy state, physician should give importance to the totality of symptom. So removal of the totality of symptom is equal to the removal of disease. तो यही सारी बातें बताई गई हैं अफोरिज्म नंबर 7 के में।
ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं इसके फुटनोट को, जो कि हमारे 2 फुटनोट है अफोरिज्म नंबर 7 के, जिसमें जो पहला फुटनोट है उसमें इंडिस्पोजिशन के बारे में बताया गया है, और जो दूसरा फुटनोट है अफोरिज्म नंबर 7 का उसमें बताया गया है एंटीपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट के बारे में। तो अब इसके फुटनोट को हम डिस्कस कर लेते। अब हम बात करते हैं अफोरिज्म नंबर 7 के पहले फुटनोट की। ठीक है, तो जो पहला फुटनोट है अफोरिज्म नंबर 7 का, तो उसमें मैंने जैसा कि आपको पहले ही बताया कि उसमें किसके बारे में बताया गया है, तो इंडिस्पोजिशन के बारे में बताया गया है। तो इस फुटनोट के अंदर कुछ एग्जाम्पल्स दे के रखे हैं इंडिस्पोजिशन के बारे में। ठीक है, और इंडिस्पोजिशन के बारे में आपको ये बात याद रखनी है कि इसमें होता क्या है कि अगर हम जो कॉज है ना, उसको अगर हम रिमूव कर देना तो डिसीज भी स्पॉन्टेनियसली अपने आप सीज हो जाती है, रुक जाती है। तो ऐसी कुछ एग्जाम्पल्स देके रखे हैं इस फुटनोट के अंदर। ठीक है, फुटनोट फर्स्ट ऑफ अफोरिज्म नंबर 7 के अंदर इसी इंडिस्पोजिशन के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, वो एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला एग्जाम्पल हमारा क्या है, इन अ सस्पेक्टेड केस ऑफ सिनकोप एंड हिस्टेरिकल सफरिंग द फिजिशियन हैज टू रिमूव, क्या रिमूव करना है पहले, स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग फ्लावर्स फ्रॉम द पेशेंट्स होम। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल क्या है कि जैसे कि इन केस ऑफ इन्फ्लामेशन ऑफ आई, जहाँ पर कोई भी फॉरेन बॉडी है वो मैकेनिकल इरिटेशन कॉज कर रही है आई के अंदर, तो उसमें हमें क्या करना है, हमें फिजिशियन को क्या करना है, पहले जो फॉरेन बॉडी है उसको रिमूव करना है ना, कॉर्निया से। तीसरा एग्जाम्पल क्या है, इन केस ऑफ वुंडेड लिम्ब, मान लो कि वुंडेड लिम्ब के अंदर मॉडिफिकेशन शुरू हो गया, तो अगर वो ओवर टाइट बैंडेज है ना, तो उसकी लूजनिंग करनी है। ठीक है, चौथा एग्जाम्पल क्या है हमारा, चौथा एग्जाम्पल हमारा क्या है, तो उसको देख लेते हैं। तो चौथा एग्जाम्पल है इन केस ऑफ ब्लीडिंग, है ना, अगर ब्लीडिंग हो रही है, आर्टरी टॉन हो चुकी है ना, तो ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए हमें क्या जरूरी है, मेडिसिन से ज़्यादा क्या जरूरी है, लाइगेचर पुट करना। ठीक है, तो लाइगेचर इज मोर इसेंशियल देन द मेडिसिन। पांचवा एग्जाम्पल क्या है कि अगर कोई भी फॉरेन बॉडी किसी भी ऑरिफिस ऑफ द बॉडी में, जैसे कि नोज हो गया, गलेट हो गया, है ना, नोज हो गया, गलेट हो गया, ईयर्स हो गया, यूरेथ्रा हो गया, रेक्टम हो गया, वेजाइना हो गया, कोई भी ऑरिफिस ऑफ द बॉडी है उसके अंदर कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, तो वो हमें देखना है कि वो जो फॉरेन बॉडी जो ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर रही है उसका क्या करना पड़ेगा, एक्सट्रक्शन करना पड़ेगा। तो एक्सट्रक्शन ऑफ द फॉरेन सब्सटेंसेस जो ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर रही है ना ऑरिफिस ऑफ द बॉडी के अंदर, उसका एक्सट्रक्शन करना पड़ेगा, वो मैंडेटरी है। ठीक है, छठा क्या है कि सर्जिकल रिमूवल ऑफ एनी कैलकुलस दैट इज ऑब्स्ट्रक्टिंग एनी वेसल ऑफ द बॉडी। सातवां क्या है कि अगर कोई बंदा मान लो कि बहुत ज़्यादा रात को जगने के कारण बहुत ज़्यादा टायर्ड है ना, टायर्ड फील कर रहा है, थका हुआ महसूस कर रहा है, तो उसके लिए मेडिसिन से ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, एक अच्छी नींद। तो वही है अ स्लाइट एग्जॉस्टेड टायर्ड फीलिंग फेल्ट बाय अ पेशेंट और अ पर्सन, है ना, अगर कोई भी पेशेंट या कोई भी पर्सन है जो एग्जॉस्टेड या फिर टायर्ड फील कर रहा है, किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ओवरनाइट स्लीप, है ना, डज नॉट रिक्वायर्ड एनी मेडिसिन बट अ गुड साउंड स्लीप। ठीक है, इसके अलावा क्या है कि मान लो कि कोई पर्सन है जिसने बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग कर ली, है ना, ओवर ईटिंग की वजह से उसे इंडाइजेशन एंड स्टमक पेन हो गया, तो इसको ठीक करने के लिए क्या है कि उसको कुछ दिन के लिए हम बोलेंगे कि खाना ना खाए, फास्टिंग करे या फिर लाइट डाइट रखे कुछ पीरियड के लिए, है ना, ये चीज़ ज़रूरी है। तो वही है कि अगर ओवर ईटिंग इन अ पर्सन लीड्स टू द इंडाइजेशन एंड स्टमक पेन, तो खास सिर्फ मेडिसिन से काम नहीं होता, है ना, तो कुछ कुछ केसेस में हमें ये सब चीज़ें बतानी पड़ती है, गाइड करनी पड़ती है, और इन केसेस में मेडिसिन की ज़रूरत भी नहीं होती है। अगर आप इस कॉज को रिमूव कर देंगे, डिसीज़ अपने आप ठीक हो जाएगी, बॉडी अपने आप को खुद हील कर लेगी। ठीक है, तो यही चीज़ बताया गया है इस 7 अफोरिज्म के फुटनोट के अंदर। इन्हीं सब चीज़ों के एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, इसी इंडिस्पोजिशन के एग्जाम्पल्स दे रखे हुए हैं। तो ओवर ईटिंग इन पर्सन लीड्स टू द इंडाइजेशन एंड स्टमक पेन। दिस कैन बी easily controlled by fasting and light diet for a short period। ठीक है, इसके बाद अब MCQ का पॉइंट कहाँ से बनता है, आपसे ये पूछ सकते हैं कि आखिर ये जो इंडिस्पोजिशन टर्म है ये
किस किस अफॉरिज्म में यूज़ किया गया है या इंडिस्पोजिशन के बारे में कहाँ कहाँ मेंशन है ऑर्गन ऑफ मेडिसिन में, तो यहाँ से एमसीक्यू बन सकता है। तो आपको याद रखना है ये जो इंडिस्पोजिशन है इसके बारे में मेंशन कर रखा है 3 जगह पर, 3 प्लेसेस इन ऑर्गन ऑफ मेडिसिन। कहाँ कहाँ पर? तो पहला तो यही फर्स्ट फुटनोट है ना, फुटनोट नंबर 1। तो फुटनोट 1 ऑफ अफॉरिज्म नंबर 7, यहाँ पर इंडिस्पोजिशन के कई सारे एग्जाम्पल्स दे के रखे हैं। दूसरा कहाँ पर इंडिस्पोजिशन के बारे में मेंशन किया है? तो वो किया है अफॉरिज्म नंबर 158। ये आपको नंबर याद रखने हैं कि कहाँ कहाँ इंडिस्पोजिशन वर्ड यूज़ किया गया है या इसके बारे में मेंशन किया गया है। तो पहला है हमारा फुटनोट 1 ऑफ अफॉरिज्म नंबर 7, दूसरा है हमारा अफॉरिज्म नंबर 158 जहाँ पर क्या दिया है? डेफिनेशन ऑफ इंडिस्पोजिशन दिया है, ठीक है। तीसरा कहाँ पर? तो फुटनोट 2 अफॉरिज्म नंबर 141, तो वहाँ पर भी इंडिस्पोजिशन के बारे में बताया गया है। तो 3 जगह पर इंडिस्पोजिशन के बारे में मेंशन किया गया है ऑर्गन ऑफ मेडिसिन में। पहला है फुटनोट 1 ऑफ अफॉरिज्म नंबर 7, दूसरा है हमारा अफॉरिज्म नंबर 158 जहाँ पर क्या दे रखा है? डेफिनेशन ऑफ इंडिस्पोजिशन दे रखा है, और तीसरा है हमारा अफॉरिज्म 141 का फुटनोट, ठीक है। इसके अलावा जो इंडिस्पोजिशन कैन बी कंपेयर टू अ स्टेटमेंट गिवन बाय द हिपोक्रेट्स, तो हिपोक्रेट्स ने एक स्टेटमेंट दिया था, उससे हम इंडिस्पोजिशन को कंपेयर कर सकते हैं। अब वो स्टेटमेंट क्या था? यहाँ से भी एमसीक्यू बन सकता है। तो वो स्टेटमेंट था विस मेडिकेट्रिक्स नेचुरे। अब ये जो विस मेडिकेट्रिक्स नेचुरे है इसका मतलब होता है मीन्स नेचर हील्स हरसेल्फ। जैसा कि मैंने बताया कि कई बार क्या होता है, अगर आप ये जो कॉजेज अभी मैंने ऊपर एग्जांपल दिया कि जैसे कोई फॉरेन बॉडी है जो आई के अंदर इरिटेशन कॉज कर रही है, तो ये जो फॉरेन बॉडी है, ये जो कॉज है, अगर आप इसको रिमूव कर देंगे तो बॉडी अपने आप हील हो जाएगी, मेडिसिन की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो वही है इस स्टेटमेंट का मतलब जो कि हिपोक्रेट्स ने दिया था, और इसको हम इंडिस्पोजिशन से कंपेयर कर सकते हैं, जिसका मतलब होता है नेचर हील्स हरसेल्फ। तो यही था हमारा फुटनोट 1 ऑफ अफॉरिज्म नंबर 7। अब हम डिस्कस करते हैं फुटनोट 2, है ना, जो फुटनोट 2 है हमारा अफॉरिज्म नंबर 7 का। अब उसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया था कि इस फुटनोट 2 ऑफ अफॉरिज्म नंबर 7 के अंदर किसके बारे में बताया गया है? तो हैनीमैन टॉक्स अबाउट इन दिस फुटनोट 2 ऑफ अफॉरिज्म नंबर 7 अबाउट द एंटीपैथिक एंड इनेंशियोपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट, जो कि हमारा क्या है? एक पैलिएटिव मोड ऑफ ट्रीटमेंट है बट नॉट ट्रू क्योर। तो हैनीमैन टॉक्स अबाउट इन दिस फुटनोट किसके बारे में बताया गया है? तो एंटीपैथिक या इनेंशियोपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट के बारे में बताया गया है, जो कि क्या है? एक पैलिएटिव मोड ऑफ ट्रीटमेंट है बट नॉट अ ट्रू क्योर। अब इसके अंदर करते क्या है कि हम जो सिंगल सिम्टम है उसको आइसोलेट करते हैं और उसी सिंगल एकमात्र सिम्टम को ट्रीट करते हैं, है ना। बेसिकली एक तरीके से क्या है? वन साइडेड, है ना, वन साइडेड प्रोसीजर है। तो बेसिकली इसके अंदर हम करते क्या हैं? तो दे आइसोलेट सिंगल सिम्टम, ट्रीट वन सिम्टम एंड ट्रीटिंग वन सिम्टम इज अ वन साइडेड प्रोसीजर। तो इस फुटनोट के अंदर बताया हैनीमैन सर ने कि एंटीपैथिक एंड इनेंशियोपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट जो होता है एक पैलिएटिव मोड ऑफ ट्रीटमेंट होता है बट इट इज़ नॉट अ ट्रू क्योर। इसके अंदर किया जाता है कि जो सिंगल सिम्टम है ना, उसको आइसोलेट किया जाता है, उसको ट्रीट किया जाता है। बेसिकली ये क्या है? एक तरीके से वन साइडेड प्रोसीजर है। इट ब्रिंग्स, अब होता क्या है ऐसा करने से, वो बताया है क्या होता है? इट ब्रिंग्स टेम्पररी एम्यूलोरेशन फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एंड आफ्टर दिस कंडीशन फॉलोड बाय द बैड एग्रीवेशन। मतलब थोड़े टाइम के लिए तो एम्यूलोरेट हो जाएगी कंडीशन, बट उसके बाद बहुत ही बैड एग्रीवेशन देखने को मिलता है। तो यही बातें आपको याद रखनी है, यही बातें बताई गई हैं फुटनोट 2 ऑफ अफॉरिज्म नंबर 7 के अंदर, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं अफॉरिज्म नंबर 8 को। तो अफॉरिज्म नंबर 8 के अंदर क्या बताया हैनीमैन सर ने? तो हैनीमैन टेल अस अबाउट द रिमूवल ऑफ एंटायर कलेक्शन ऑफ सिम्टम। एंटायर कलेक्शन ऑफ सिम्टम मतलब
टोटलिटी ऑफ सिम्टम। ठीक है, तो एंटायर कलेक्शन ऑफ सिम्टम को अगर हम रिमूव कर दें तो वो किसके इक्वल है? रिमूवल ऑफ डिसीज। सो वंस द एंटायर टोटलिटी ऑफ सिम्टम आर रिमूव्ड, तो क्या बचेगा? ओनली हेल्थ रिमेन्स। तो यही बताया गया है अफोरिज्म नंबर 8 के अंदर। और इसके फुटनोट में किसके बारे में बताया गया है? तो एक हुफलैंड थे, उसके रिमार्क के बारे में डिस्कस किया गया है अफोरिज्म नंबर 8 के फुटनोट में। तो अफोरिज्म नंबर 8 के फुटनोट में डिस्कस किया गया है हुफलैंड के रिमार्क के बारे में, जो कि उन्होंने अगेंस्ट होम्योपैथी दिया था, उसके बारे में डिस्कस करा है किसके अंदर? तो अफोरिज्म नंबर 8 के फुटनोट में। तो वो क्या डिस्कस किया है उसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये रहा अफोरिज्म नंबर 8 का फुटनोट, आप इसको यहाँ से रीड आउट कर सकते हैं। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसमें बताया क्या गया है। तो एक हुफलैंड थे, उन्होंने होम्योपैथी के अगेंस्ट में एक स्टेटमेंट दिया था। वो स्टेटमेंट क्या था वो देखते हैं। तो हुफलैंड मेड अ स्टेटमेंट दैट होम्योपैथी कैन रिमूव सिम्टम्स, है ना, होम्योपैथी कैन रिमूव सिम्टम्स बट द डिसीज रिमेन्स। बिकॉज अब देखो, अब उन्होंने स्टेटमेंट क्या दिया कि होम्योपैथी जो है वो सिम्टम्स रिमूव करती है, बट जो डिसीज है वो रिमेन्स, है ना, बट जो डिसीज है वो रह ही जाती है। ये स्टेटमेंट दिया था हुफलैंड ने, किसके अगेंस्ट में? होम्योपैथी के अगेंस्ट में। तो अब हैनीमैन सर इस फुटनोट के अंदर बताते हैं कि हुफलैंड ने ये स्टेटमेंट होम्योपैथी के अगेंस्ट में 2 रीजंस के वजह से दिया था। पहला, तो वो बहुत ज़्यादा जेलस हो गए थे होम्योपैथी की प्रोग्रेस को देखकर, एंड दूसरा उन्होंने ये स्टेटमेंट इसीलिए दिया था क्योंकि वो बिलीव करते थे मटेरियल कॉज ऑफ डिसीज़ पर। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था होम्योपैथी के अगेंस्ट में। हुफलैंड ने क्या स्टेटमेंट दिया था कि होम्योपैथी कैन रिमूव सिम्टम्स बट डिसीज रिमेन्स। और ऐसा इन्होंने किस वजह से दिया था? वो 2 रीज़न क्या बताए हैनीमैन सर ने? तो वो 2 रीज़न थे। पहला रीज़न था ड्यू टू मॉडिफिकेशन ऑफ द प्रोग्रेस मेड बाय द होम्योपैथी, विच मीन्स दैट Hufeland become embarrassed by looking at the progress that would portray bad about homeopathy. And दूसरा रीज़न क्या था? Secondly, he believed material notions respecting disease. That is, he still believes in the material cause of डिसीज। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, तो इसके फुटनोट के अंदर, अफोरिज्म नंबर 8 के फुटनोट के अंदर हुफलैंड के रिमार्क के बारे में डिस्कस किया गया है, जिसमें हुफलैंड ने अगेंस्ट द होम्योपैथी एक स्टेटमेंट दिया था। क्या स्टेटमेंट था? कि होम्योपैथी कैन रिमूव द सिम्टम्स बट जो डिसीज़ है वो रहती है, डिसीज रिमेन्स। अब ऐसा बोलने के पीछे 2 रीज़न थे जो हैनीमैन सर ने बताया। पहला कि जो हुफलैंड थे वो बहुत ज़्यादा जेलस थे, है ना, बहुत ज़्यादा एम्बेरस थे होम्योपैथी की प्रोग्रेस को देखकर। दूसरा रीज़न क्या था? कि वो बिलीव करते थे, स्टिल बिलीव्स ऑन द मटेरियल कॉज ऑफ डिसीज। इसीलिए उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था अगेंस्ट द होम्योपैथी। ये किस में बताया गया है? तो अफोरिज्म नंबर 8 के फुटनोट में बताया गया है। अफोरिज्म नंबर 8 में क्या बताया गया है? तो अफोरिज्म नंबर 8 में बताया गया है कि अगर हम रिमूव कर दे एंटायर कलेक्शन ऑफ सिम्टम्स, एंटायर कलेक्शन ऑफ सिम्टम मीन्स टोटलिटी ऑफ सिम्टम को रिमूव कर दे, तो क्या रिमूव हो जाएगा? डिसीज रिमूव हो जाएगी। और क्या बचेगी? हेल्थ बचेगी। तो यही चीज़ बताया गया है अफोरिज्म नंबर 8 के अंदर। एंड अब फुटनोट जो है अफोरिज्म नंबर 8 का, उसमें बताया गया हुफलैंड के रिमार्क के बारे में डिस्कस किया गया है। ठीक है, तो हमने यहाँ 6 से 8 अफोरिज्म डिस्कस कर लिया, वो भी कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। अब एक MCQ है इससे रिलेटेड, वो डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या है हमारा? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, मतलब इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है? कॉजा ऑकेजिनैलिस इज ऑल्सो टर्म्ड एज द फंडामेंटल कॉज। गलत स्टेटमेंट है ये। ठीक है, कॉजा ऑकेजिनैलिस क्या है? कॉजा ऑकेजिनैलिस में हम किसके बारे में ये बताया गया? एक्साइटिंग कॉज, मेंटेनिंग कॉज, यही है कॉजा ऑकेजिनैलिस। और ये जो कॉजा ऑकेजिनैलिस है इसे किस अफोरिज्म में डिस्कस किया गया है? अफोरिज्म नंबर 7 में डिस्कस किया गया है ना।
तो ये भी पहला स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। दूसरा क्या है हमारा, द ओनली थिंग दैट कैन डिटरमाइन द चॉइस ऑफ द मोस्ट अप्रोप्रिएट रेमेडी इज द एक्साइटिंग कॉज, ये भी स्टेटमेंट गलत है, ये भी स्टेटमेंट गलत है। जो चॉइस ऑफ द रेमेडी है वो हम किससे फाइंड आउट करते हैं, टोटैलिटी ऑफ सिम्टम से, ठीक है, टोटैलिटी ऑफ सिम्टम से हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, कि हमें कौन सी रेमेडी चॉइस करनी है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। तीसरा क्या हमारा, फंडामेंटल कॉज इज यूजफुल टू द फिजिशियन इन असिस्टिंग हिम टू क्योर द क्रोनिक डिसीज, ये स्टेटमेंट सही है। क्यों सही है, क्योंकि ये जो फंडामेंटल कॉज है ये हमें किसके बारे में बताएंगे, अंडरलाइंग मियाजम्स के बारे में बताएंगे, राइट। और इससे हम क्या क्योर कर सकते हैं, क्रोनिक डिसीज को क्योर कर सकते हैं, राइट। सो फंडामेंटल कॉज, यस, जो फंडामेंटल कॉज है वो यूजफुल होते हैं फिजिशियन के लिए, क्या क्योर करने के लिए, क्रोनिक डिसीज को क्योर करने के लिए। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है। चौथा स्टेटमेंट क्या है, होम्योपैथी इज ऑल्सो टर्म्ड एज वन साइडेड सिम्टमेटिक ट्रीटमेंट, गलत, बिल्कुल गलत। बेसिकली वन साइडेड सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हमने कहाँ पढ़ा था, एंटीपैथिक, है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, एंटी, होम्योपैथिक थोड़ी ना बोलते हैं, एंटीपैथिक। और जो हमारा इनेंशियोपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट था जिसको हमने कहाँ डिस्कस किया था, फुटनोट 2 ऑफ अफॉरिज्म नंबर 7 के अंदर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हमारा, ऑप्शन नंबर 3। तो हमने ये क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिया, ठीक है, राइट। तो इसी के साथ ये जो हमारी वीडियो थी, ये जो हमारी सेकेंड वीडियो थी इस अफॉरिज्म सीरीज की, जिसमें हमने डिस्कस किया अफॉरिज्म नंबर 6 to 8 कंप्लीट हुआ। मिलते हैं इस सीरीज की नेक्स्ट वीडियो में, है ना, जहां पर हम डिस्कस करेंगे इसके आगे के अफॉरिज्म को, ठीक है। सो इसी के साथ मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो के साथ, तब तक खुश रहें, मस्त रहें, जय हिंद।